फिर से खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैं ज़िया हैदर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है द रिच डैड एंड द पुअर डैड बुक समरी। बहुत ही कमाल की बुक है, लिखी है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है। कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं, वो इस बुक के अंदर बताया है। इस बुक को एक्चुअली कॉलेजेस में पढ़ाना चाहिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि वेल्थ क्या होती है, क्यों एक गरीब गरीब ही रहता है और क्यों एक अमीर मज़ीद अमीर होता रहता है। तो कुछ लेसन बताए हैं इस बुक के अंदर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो इस बुक की समरी कुछ ऐसी है कि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके दो बाप हैं, मतलब एक उनके एक्चुअल वालिद हैं और एक उनके दोस्त के वालिद हैं। जो उनके अपने वालिद हैं उसको वो कहते हैं पुअर डैड, क्योंकि वो गरीब हैं, वो उतने अमीर नहीं है जितने उनके दोस्त के वालिद हैं। उनका ये दोस्त है माइक, उसके जो वालिद हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8 ग्रेड तक पढ़ा है। और जो उनके अपने वालिद हैं ये PhD हैं, एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं और एक अच्छी सैलरी पर हैं। और जो इनके रिच डैड है, मतलब जो इनके दोस्त का बाप है, वो एक शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके मल्टीपल बिजनेस है और एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो एक दिन रॉबर्ट कियोसाकी जाते हैं अपने एक्चुअल बाप के पास, मतलब पुअर डैड के पास, और कहते हैं कि आपने PhD करी हुई है, जबकि जो मेरा रिच डैड है उसने सिर्फ 8 ग्रेड तक पढ़ा हुआ है, लेकिन वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके मल्टीपल बिजनेस है, हम इतने अमीर क्यों नहीं हैं। तो उनका बाप बोलता है कि जाके फिर अपने तुम रिच डैड से ही पूछ लो। तो वो जाते हैं अपने दूसरे बाप के पास, मतलब रिच डैड के पास, और पूछते हैं क्या ऐसी वजह है कि आप सिर्फ 8 ग्रेड तक पढ़े हो और इतनी शहाना ज़िंदगी गुजार रहे हो, और जो मेरा बाप, रियल बाप जिसको पुअर डैड कहते हैं, वो PhD करके भी इतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है। तो उनका जो रिच डैड होता है वो कहता है कि याद रखो, मैं कुछ लेसन बता रहा हूँ, ये तुम याद रखो, अगर तुम इस पर चलोगे तो तुम अपनी वेल्थ क्रिएट करोगे। अब उन्होंने यहाँ पे वेल्थ की डेफिनेशन क्या बताई है? वेल्थ की डेफिनेशन उन्होंने बताई है कि नंबर ऑफ डेज, मतलब अभी आपकी जितनी इनकम है, अगर आज से आप कमाना उसको छोड़ दो तो कितने दिन तक या कितने महीने तक, कितने साल तक आप सेम लाइफस्टाइल कैरी कर सकते हो, ये आपकी वेल्थ कहलाती है। फॉर सपोज आपकी सैलरी इस वक्त 1 लाख है और जो आप अपने खर्चे करते हो, सारे एक्सपेंसेस पूरे करते हो, अगर कल से आपको 1 लाख रुपये महीना मिलना ख़त्म हो जाए तो सेम लाइफस्टाइल, सेम ज़िंदगी आप कितने महीने तक गुजार सकते हो? अगर आप 3 महीने तक गुजार सकते हो तो आपकी वेल्थ 3 महीने की है। अगर आप 3 साल तक गुजार सकते हो तो आपकी वेल्थ 3 साल तक की है। और कुछ लोग ऐसे होंगे वो कहते हैं हम नेक्स्ट मंथ भी नहीं गुजार पाएंगे, तो उनकी वेल्थ कुछ भी नहीं है। और 90% लोगों की, बल्कि क्या 99% लोगों की वेल्थ कुछ ऐसी है कि अगर नेक्स्ट मंथ से उनको इनकम नहीं मिले तो वो अपने एक्सपेंस पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो माइंड सेट है या जो उनके तरीके हैं वो पुअर डैड वाले हैं, जो इसका बाप करता है। इस बुक से हमें 5 लेसन सीखने को मिलते हैं जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 1 है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर हिम। मतलब जो अमीर लोग होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसों की ऐसी मैनेजमेंट करते हैं कि पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं कि पैसों के लिए कौन काम करता है। पैसों के लिए सब काम करते हैं। दुनिया में जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, चाहे किसी बड़ी कंपनी में कर रहे हो, चाहे किसी छोटी कंपनी में कर रहे हो, चाहे किसी दुकानदार के अंदर सेल्समैन की जॉब कर रहे हो, वो सब पैसों के लिए कर रहे हैं। अगर कोई बंदा बोलता है कि नहीं यार मेरा तो पैशन है, मैं इसलिए टीचिंग करता हूँ, मैं इसलिए स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं इसलिए कॉलेज में पढ़ाता हूँ कि मेरा पैशन है, मैं चाहता हूँ बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, तो वो झूठ बोल रहा है। उसको बोलें ठीक है भाई, अगले महीने से तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी, आओ बच्चों को पढ़ाओ, अपना शौक पूरा करो, तो वो मना कर देगा, नहीं भाई मेरे भी तो कोई एक्सपेंसेस है। इसका मतलब हर इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसों की ऐसी मैनेजमेंट करते हैं, वो फाइनेंशियल ऐसी प्लानिंग करते हैं कि पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ कि जायदाद का बंटवारा हुआ, 2 भाइयों को पैसे मिले। एक भाई ने जो लग्जरीज आइटम थे, जो बोलता था कि यार मेरी ख्वाहिश थी कि एक मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छी वॉच हो, मेरे पास अच्छी बाइक हो, एक अच्छा मोबाइल फ़ोन हो, एक भाई ने वो खरीद लिया और दूसरे भाई ने उन पैसों को उठा के घर ले लिया और उस घर को रेंट पे दे दिया। एक भाई ने जो है अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ली और दूसरे भाई ने उस पैसों को ही काम पे लगा दिया, मतलब पैसों से एक घर खरीद लिया और उसको रेंट पे दे दिया। जो दूसरा भाई है जिसने घर खरीदा है, उसने पैसों को ही काम पे लगा दिया। अब पैसा उसको पैसा कमा के दे रहा है, मतलब पैसे से घर खरीदा और उससे उसकी इनकम जनरेट हो गई और उसको रेंट आना शुरू हो गया। अगर आप किराए के घर पे रहते हैं, रेंट भरते हैं, तो आप किसी न किसी को पैसा दे रहे हैं जो उसको उसका पैसा कमा के दे रहा है। इसी तरह आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप ऐसा काम करें कि आप अपनी ऐसी इनकम जनरेट करें जो आपकी एक्टिव इनकम से हट कर हो। अभी जो मैंने शुरू में आपको वेल्थ की डेफिनेशन बताई थी कि वेल्थ की डेफिनेशन क्या है, कि कितने दिन आप
चल सकते हैं अगर आज से कमाना छोड़ दें। वो एक्चुअल में जो ट्रू वेल्थ है वो आपकी पैसिव इनकम ही होती है। तो जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं कि पैसे ही उनको कमा के दे रहा होता है, और यही इंसान की ट्रू वेल्थ है। लेसन नंबर 2 है इंक्रीज योर फाइनेंशियल लिटरेसी। हम स्कूल में एकेडमिक एजुकेशन तो ले लेते हैं, लेकिन पैसों को कैसे मैनेज करना है, अपने आप को कैसे फाइनेंशियली स्टेबल रखना है, हम ये नहीं सीखते। अगर आपका ताल्लुक अकाउंट्स है तो आपको पता होगा जब बैलेंस शीट बनती है तो एसेट्स के अंदर आपके असासे आते हैं। जो आपका घर है वो आपका एसेट्स है, वो एसेट्स के पोर्शन में आ जाएगा। जो आपकी कार है वो आपका एक असासा है, एसेट्स है, वो आपके एसेट्स के ऑप्शन में आ जाएगा। जो लैंड है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपका मोबाइल फ़ोन है, बाइक है, ये सब आपकी एसेट्स कहलाती हैं। और लायबिलिटी वो होती है जो आपने किसी को पैसे देने हैं। फॉर सपोज अगर आपने कोई बाइक या कार लोन पे ली हुई है और उसकी हर महीने इंस्टॉलमेंट जाती है तो वो आपकी लायबिलिटी है। या आपने किसी से उधार पैसा लिया हुआ है और आपने उसको देना है तो वो आपकी लायबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर जो रॉबर्ट कियोसाकी ने कॉन्सेप्ट बताया है उन्होंने उल्टा कर दिया। उन्होंने बोला जो चीज़ आपको पैसा कमा के दे वो आपकी एसेट्स है, और जो चीज़ आपकी जेब से पैसा ले जाए वो आपकी लायबिलिटी है। मतलब अकाउंटिंग की टर्म ये कहती है कि जो गाड़ी है वो आपका एसेट्स है, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ये कह रहे हैं अगर आपके पास गाड़ी है और वो इनकम जनरेट करके नहीं दे रही है तो वो लायबिलिटी है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस की मद में आपकी जेब से पैसा जा रहा है। उनके कहने का मतलब है कि अगर आप घर में रहते हैं तो वो एक एक्सपेंस है, क्योंकि उस घर में रहने के सारे आप खर्चे पूरे करते हैं। आपकी जेब से मेंटेनेंस की सूरत में, उसकी बिलिंग की सूरत में पैसा जाता है। लेकिन वही घर अगर आपने किराए पे दिया हुआ है तो वो आपकी एसेट्स है, क्योंकि वो आपको पैसा कमा के दे रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पैसा कमा के देगी वो आपका एसेट्स है, और कोई भी चीज़ जो आपकी जेब से पैसा लेके जा रही है वो आपकी लायबिलिटी है। अब यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि जितना अमीर लोग हैं वो भी तो गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, तो क्या वो भी लायबिलिटी ख़रीद रहे हैं? उनकी जेब से भी तो उसकी मेंटेनेंस की मद में पैसा जाता होगा। वो तो ड्राइवर भी रखते हैं, उसकी सैलरी भी जाती होगी, उनकी तो गाड़ी भी महंगी होती है, उनकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा जाती होगी। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपकी मेन स्ट्रीम इनकम है, फॉर सपोज आपकी कोई जॉब है, 1 लाख पे सैलरी है, उससे हट के आपने बहुत सारी इनकम जनरेट करी हुई है जिससे आपको 1 लाख और आ जाते हैं या 50,000 आ जाते हैं। मतलब 1 लाख आपकी मेन स्ट्रीम इनकम हो गई और 50,000 आप अदर इनकम से और पैसिव इनकम से कमा लेते हैं। अगर आप कोई गाड़ी ख़रीदते हैं और आपकी मेन इनकम पे उसकी मेंटेनेंस की सूरत में, उसकी एक्सपेंसेस की सूरत में 1 रुपया या 1% भी नहीं पड़ रहा, तो वो आप गाड़ी ले लें। क्योंकि जो आपकी अदर इनकम है, पैसिव इनकम है, उससे वो अगर वो सारे खर्चे गाड़ी के पूरे हो रहे हैं तो आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी मेन इनकम है वो सेफ एंड सिक्योर है और आपके लाइफ स्टाइल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हैं और आपकी इनकम 1 लाख है और 1 लाख के अलावा आपकी कोई इनकम नहीं है और आप गाड़ी ले लेते हैं, तो आपकी जो 1 लाख की इनकम है अब इस पर प्रेशर आ जाएगा। आपको घर के खर्चे कम करने पड़ेंगे उसके एक्सपेंस पूरे करने के लिए। तो अब ये क्या हो गई, अब आपको गाड़ी नहीं लेनी है। तो जब भी आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो आप ये देखें कि आपकी जो मेन इनकम है उस पर असर तो नहीं पड़ेगा। अगर असर पड़ेगा तो नहीं लें, असर नहीं पड़ेगा अदर इनकम से आप उसके खर्चे पूरे कर लेंगे तो आप ले लें। तो यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जो चीज़ आपको पैसा कमा के देगी वो आपकी एसेट्स है, और जो चीज़ एक्सपेंस की सूरत में आपकी जेब से पैसा लेके जाएगी वो लायबिलिटीज़ है। पॉइंट नंबर 3 है इन्वेस्ट इन लर्निंग। रॉबर्ट कियोसाकी का एक लेडी इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद वो रॉबर्ट कियोसाकी साहब को बोलती है कि मैं एक बहुत अच्छी राइटर हूँ, मैं कॉलम्स लिखती हूँ, मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं बुक्स लिखूँ और आपकी तरह एक कामयाब ऑथर बनूँ। रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला कि मैंने तुम्हारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, तुम वाकई बहुत अच्छा लिखती हो, तुम्हें लिखना तो आता है लेकिन तुम्हें बेचना नहीं आता। मैं तुम्हें एक एड्रेस बताता हूँ, मेरे दोस्त का है, तुम वहाँ जाओ और एक छोटा सा कोर्स कर लो। तो उस लेडी ने बोला आपको पता है कि मैं पीएचडी हूँ, मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ, मैं एक बहुत अच्छी सैलरी पे हूँ, और आप मुझे एक छोटा सा कोर्स करने का बोल रहे हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला कि भाई तुम्हें लिखना तो आता है लेकिन तुम्हें बेचना नहीं आता। मतलब आप जिस फील्ड के अंदर इंटर होने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हर फील्ड की आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो बहुत ही आउट क्लास बुक हैं लेकिन जब ख़रीदने जाओ तो कहीं मिलती नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने आप को मार्केट करना आता ही नहीं है। बहुत सारी मूवीज़ ऐसी हैं जब हम देखते हैं कहते हैं यार कमाल की मूवी है, लेकिन वो फ्लॉप होती हैं क्योंकि वो अपने आप को मार्केट ही नहीं कर पाती। लोगों को पता ही नहीं होती है कब वो थिएटर में लगी और कब वो थिएटर से उतर गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप अभी जिस फील्ड के अंदर भी हैं तो उससे रिलेटेड हर फील्ड की आपको नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक फील्ड के अंदर स्पेशलाइज हो जाओ। अगर कोई कंपनी का मालिक है, चेयरमैन है या सीईओ है, उसे थोड़ा बहुत मार्केटिंग के बारे में पता होता है, उसे एचआर के बारे में पता होता है, उसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में पता होता है, और उसका प्रोडक्ट कैसे बनता है उसका फार्मूला तक उसको पता होता है, तभी वो उस पोजीशन पे पहुंचा होता है। मतलब आप जो काम भी करने वाले हैं उससे रिलेटेड आपको हर फील्ड की नॉलेज लेनी पड़ेगी।
लेसन नंबर 4 है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि लोग क्यों अमीर नहीं हो पाते, उसके उन्होंने 5 रीज़न बताए हैं। सबसे पहला है डर। जब भी बंदा कहीं इन्वेस्ट करने जाता है उसके दिल में डर होता है कि कहीं मेरा पैसा ज़ाया तो नहीं हो जाएगा। वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का मोबाइल तो लेने को तैयार है, वो 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की गाड़ी लेने को तो तैयार है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता डर की वजह से। दूसरा रीज़न जो बताते हैं वो है क्रिटिसिज्म, कि लोग क्या कहेंगे, सामने वाला क्या कहेगा कि यार तुमने पीएचडी थे और तुम एक छोटी सी ज्वेलरी की दुकान खोल के बैठ गए, यार तुम तो एमबीए हो और तुम यार एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला हुआ है, तुमने ढाबा खोला हुआ है। लोग क्या कहेंगे, क्रिटिसिज्म के डर से भी लोग जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है या इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है या कोई ऐसा स्टेप नहीं ले पाते जो उनको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए। तीसरा रीज़न जो बताते हैं वो है लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन। लोग टालते बहुत हैं कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और कल कभी आती नहीं है। चौथा रीज़न जो बताते हैं वो है बैड हैबिट, बुरी आदतें। जैसे एक कंपनी के अंदर 5-6 लड़कों का ग्रुप है, जैसी सैलरी आई 5 मिले और बोला भाई चलो कहाँ चलना है, आज सबसे महंगा खाना खाएंगे, आज तो पैसा हमारे पास आया है। जबकि मनी मैनेजमेंट ये कहती है जैसे ही आपके पास पैसा आए आपने सबसे पहले पैसा अलग कर देना है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए या सेविंग के लिए। लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं कि सबसे पहले जो सबसे फालतू का खर्चा है वो करने जा रहे हैं। तो इस तरह की जो बंदे की बुरी आदतें होती हैं कि कोई ऐसा मोबाइल ख़रीदना जिसकी ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉलमेंट पर ले लेना, या कोई ऐसा एसेट खरीद लेना जो वक्त के साथ डीवैल्यू भी होगा और आपकी जेब से एक्सपेंसेस भी खाएगा। इस तरह की बुरी आदतों की वजह से इंसान आगे निकल नहीं पाता। पांचवा रीज़न जो बताते हैं वो है एरोगेंस, मतलब कुछ लोग इतने ज़िद्दी हो जाते हैं, कहते हैं यार मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे तो सब कुछ आता है, और अपनी लर्निंग पर तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से वो आगे नहीं निकल पाते। इन पांचों रीज़न के अंदर से अगर कोई भी रीज़न आपके अंदर है तो ये बहुत बड़ी वजह है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। इस आदत को फ़ौरन ख़त्म करें। लेसन नंबर 5 है माइंड योर ओन बिजनेस। इस वक्त आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी दुकान के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहे हैं, वो मालिक का बिज़नेस है, आपका अपना बिज़नेस नहीं है। आप उसके लिए काम करें, आपको सैलरी मिलती है, बहुत मेहनत से काम करें, पूरा दिल लगा के काम करें, लेकिन एक दफ़ा जब आप अपनी जॉब से आ गए, अब आपने करना है माइंड योर ओन बिज़नेस। अब आपने अपनी वेल्थ क्रिएशन पे तवज्जो देनी है। बंदा बोलता है कि यार जब मुझे सैलरी मिलती है तो कुछ पैसे ही नहीं बचते, अब काय की सेविंग और काय की इन्वेस्टमेंट। 99% लोगों का यही कहना है। हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि चलो भाई आप सही बोल रहे हो, लेकिन क्या कभी आपने डायरी खोल के 10 पॉइंट लिखने की कोशिश करी है कि मैं अपनी सैलरी से हट के किस तरह अदर इनकम जनरेट कर सकता हूँ, किसी दोस्त से उधार लेके कोई ऐसा एसेट ले सकता हूँ या कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? कभी 10 पॉइंट भी आपने लिखे हैं? कभी जहन में भी सोचे हैं? जहन में तो हो सकता है आपने सोचे हो, लेकिन कभी लिखे हैं? जब आप लिखेंगे तो रास्ते खुलेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी ने जो लास्ट चैप्टर के अंदर एक ज़बरदस्त चीज़ बताई है, उन्होंने बताई है द आर्ट ऑफ गिविंग। वो कहता है तुम्हें जो चीज़ भी चाहिए वो चीज़ अपने हाथ से देना शुरू कर दो, वो खुद ब खुद आ जाएगी। जैसे वो कहते हैं जब मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा होता, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे होते, तो मैं पैसा डोनेट करना शुरू कर देता हूँ, मैं चर्च में जाके पैसा देना शुरू कर देता हूँ, तो पैसा मेरे पास आना शुरू हो जाता है। अगर कोई सेल पर्सन है, उसको कॉन्टैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, उसको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो जो दूसरे लोग हैं उसकी मदद करना शुरू कर दे, उसको क्लाइंट दिलाना शुरू कर दें, इसके पास भी खुद ब खुद सेल्स आने शुरू हो जाएंगी, क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो जो चीज़ आप चाहते हैं वो देना शुरू करें, वो खुद ब खुद पलट के आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। लोगों को देख के आप स्माइल करेंगे तो वो भी आपको पलट के स्माइल करेगा, अगर आप उसको घूर के देखेंगे तो वो भी आपको घूर के देखेगा। जैसा आप अपने हाथ से करोगे वैसे ही पलट के वो आपके पास आएगा। तो ये 5 लेसन अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं एक बुक से, जिस बुक का नाम था द रिच डैड एंड द पुअर डैड। बहुत ही कमाल की बुक है, उसकी हमने समरी को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।